This वुमन conference will now be ऑन्टरप्रेन्योरशिप। recorded. वुमन ऑन्टरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? एज इट इज वेरी सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, महिला उद्यमिता। महिला उद्यमिता क्या होती है? ये एक तरीके का जिसमें जब महिलाएं व्यापार करने लगती हैं, ठीक है, महिलाएं कोई बिजनेस शुरू करती है, महिला कोई बिजनेस आप आगे बढ़ाती है, उसे वुमन एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में महिलाओं को इतना पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था, तो महिलाएं क्या करती थी, महिलाओं के पास है ना इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत डेवलप हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास समय व्यतीत करने के लिए और कोई साधन नहीं था। जैसे पुरुष तो क्या करते थे, पुरुष तो पढ़ने चले जाते थे, काम काज में लग जाते थे, खेती बाड़ी में लग जाते थे, तो उनका क्या होता था, उनका पूरा दिन बीत जाता था। पर महिलाओं के पास क्या था, महिलाओं के पास जैसे खाना वाना बनाने के बाद उनका पूरा दिन फ्री रहता था। दे फील बोर, वो बोर हो जाते थे पूरा दिन, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो वो क्या करती थी महिलाएं, उन उस दौरान पे अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाती थी। इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे बढ़ाती थी वो? जैसे कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करने लग जाती थी, ठीक है ना। कुछ मतलब कि हर एक औरत के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती थी उस पुराने टाइम में। तो उस क्रिएटिविटी को, लेकिन वो क्या थी, वो घर तक ही सीमित थी। इन आर हिस्ट्री वो हमारे घर तक ही सीमित रहती थी। क्यों? क्योंकि औरतों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, घूंघट में रहना पड़ता था उन्हें, ठीक है ना। दूसरों से बात करना अलाउड नहीं था, तो इतना डेवलप नहीं था हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए जो था पुराने टाइम में जो एंटरप्रेन्योरशिप थी वो वुमेन्स नहीं करती थी। लेकिन वुमन एंटरप्रेन्योर टॉपिक, जो वुमन एंटरप्रेन्योर जो शब्द है, वो आया कब? अगर मैं हिस्ट्री से आपको बताऊं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप हमारा 90s के टाइम में आया, ठीक है। 90s से ही जो था वुमन एंटरप्रेन्योरशिप चलने लगा। इफ आई टॉक के वर्ल्ड में द फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर जो थी वो कौन थी? वो थी वॉकर, सॉरी। जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो फर्स्ट वुमन थी, जो 90s के अंदर इंट्रोड्यूस हुई एज एंटरप्रेन्योर, वो थी वॉलकर, सीजे वॉलकर। सीजे वॉलकर कौन थी? जिन्होंने जैसे कि कोको, ऑलिव, इस इन तरीकों के बिजनेस को शुरू किया था, और उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड बनाई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड था ना, वो पुरुष प्रधान था। हमारा इंडिया सबसे आज भी पुरुष प्रधान है, पर 90s के टाइम पे पूरा वर्ल्ड ही पुरुष प्रधान था। ऐसा था कि मार्केट का जितना भी काम है, जो भी है, वो सब लेडीज ही कर सकती है। सॉरी, मेल्स ही कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती, ठीक है। तो उस टाइम पे वॉकर ने, सीजे वॉकर, मैडम सीजे वॉकर ने आगे निकली, और उन्होंने पुरुषों के साथ एक प्रतिस्पर्धा की एंटरप्रेन्योरशिप की, और वो बहुत ही रिनॉन अपना बिजनेस खड़ा कर पाई। और इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, इंडिया की जो फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर थी, वो थी मैडम कल्पना सरोज। कल्पना सरोज जो थी, कल्पना सरोज पहली ऐसी इंडिपेंडेंट इंडियन वुमन थी जिन्होंने एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। और उस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर उन्होंने कुछ साल काम किया, वहां से बहुत कुछ सीखा, स्किल्स ली, और उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। तो ऐसे हमारी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता गया कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे आगे बढ़ती गई। तो 90s के टाइम से वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड आया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल, जैसे जैसे टाइम में चेंज आया, वैसे वैसे ही वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में भी चेंज आता गया। अगर वी इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट is mean by woman entrepreneur, what exactly woman entrepreneur means, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? Woman entrepreneurship is any woman who organize and manage any enterprise, especially a business, but
A variety of factors have combined in recent years to contribute to the visibility and number of women who started their own business. सिंपल बात है, अगर हम लॉ और लीगल डेफिनेशन देखें वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की, वो क्या बनती है? वह महिला जो कि कोई भी उद्यमिता में भाग लेती है या कोई भी बिजनेस शुरू करती है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती है, वो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, अब आता है व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टार्टिंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर। रीजन क्या है वुमन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने के? ठीक है, वुमन आल्सो टेंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट 10 years later than men। जो वुमेन्स थे, वुमेन्स ने बिजनेस आदमियों पुरुषों के मुकाबले 10 साल बाद शुरू किया था। मतलब कि दे आर लेट बाय 10। वुमेन्स जो थी 10 साल पीछे थी पुरुषों से। बट आज की डेट में देखा जाए तो वुमेन्स जो है बिल्कुल पुरुषों के समान चल रही हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसमें कि बताया जो दर्शा रहा है कि भाई जो मेंस थे, दे आर somehow lack in management experience, they are somehow not so social, not so traditional। ठीक है, दैट्स वाई जो वुमन एंटरप्रेन्योर हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो कर गए। क्यों? क्योंकि वुमन मदर्स जो है हमारी, जो एक महिला होती है, शी इज वेरी वेल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का चैप्टर हमें वो बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं। मैनेजमेंट, अपने एक्सपीरियंस से उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी आती है रिसोर्सेज की, है ना। तो और वो ट्रेडिशनल भी होती है, उनको ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत होती है। उसके अलावा वो सोशल भी बहुत ज्यादा होती है, आस पड़ोस भी बहुत ज्यादा देखती हैं। तो ऐसे वुमन एंटरप्रेन्योर क्या है, मैन को बीट करते चलेगा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर जो आई निकल के वो थी मैडम सीजे वॉकर। एंड इंडिया की जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर फीमेल आई वो थी हमारी मैडम सरोज। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का। हेलो। हेलो। हाँ सर, वर्ल्ड में कौन सी बताई आपने? सीजे वॉकर, मैडम सीजे वॉकर। ओके। सीजे वॉकर, WALKER वॉकर। अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ दूं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस इन विच वुमन इनिशिएट अ बिजनेस, गैदर ऑल द रिसोर्सेज, undertake risk, face challenges, provide employment to others and manage the business independently। सिंपल बात है, डेफिनेशन सेम एंटरप्रेन्योर की लगेगी, बस इसमें हम वर्ड यूज करेंगे वुमन। जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या प्रोसेस है जिसके के अंदर हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, हम एक रिस्क उठाते हैं और चैलेंजेस फेस करते हैं और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगी? जब ये सारे काम एक वुमन करती है। ठीक है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में बेसिकली जो लेडीज जो काम करती थी ना, बेसिकली जो लेडीज एंटरप्रेन्योर निकल के आई, जो महिला उद्यमिता निकल के आई, वो किस तरीके के काम करती थी, वो इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उन्होंने ज्यादा प्रमोट की जो आज भी वुमन एंटरप्रेन्योर ही कर रही हैं, मेल नहीं कर सकते उस काम को। जैसे कि अगरबत्ती मेकिंग, इंसेंस स्टिक्स मेकिंग, अगरबत्तियों की जो बनाना, अगरबत्तियों की जो मेकिंग थी वो वुमेन्स करती थी। जैसे कि आप भोपाल जाइए, भोपाल में आज भी घरों में औरतें अगरबत्तियां बना के बेच रही हैं। ठीक है ना, अगरबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, आप गुजरात में जाइए, पापड़ इज वेरी फेमस और घर घर में औरतें पापड़ बना के बेचती हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, केटरिंग सर्विस, कढ़ाई बुनाई, कुछ घर में क्रिएटिविटी करते रहना, ठीक है, आर्ट वर्क करना, हैंडीक्राफ्ट बनाना,
और केटरिंग सर्विसेज, लेडीज जो होती हैं जैसे कि केटरिंग सर्विसेज देती हैं भाई, घर से डब्बे बना के पैक करके उनको सेल आउट करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो बिजनेस हैं ये वुमन प्रमोटेड बिजनेस हैं, ये वुमन प्रमोटेड एंटरप्रेन्योर है। कोई रेस्टोरेंट रन करना, कोई स्मॉल रिटेल शॉप करना, ब्यूटी पार्लर्स, पिकल मैन्युफैक्चरिंग, अचार बनाना, ये सब जो है ये वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री है जो कि वुमन ने प्रमोट की। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो वुमन ने प्रमोट किया। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगरबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, handicraft, catering services, restaurants, snacks, bars, etc., retail shops, beauty parlor, and pickle manufacturing और एटसेट्रा। बहुत सारी और भी ऐसी हैं जो वुमन एंटरप्रेन्योर करती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं विच इज प्रमोटेड बाय द वुमन एंटरप्रेन्योर। आप इतना फास्ट बोल रहे हो सर, वो कैच हो नहीं पा रहा है और कैच नहीं हो पा रहा है तो हाँ, okay, I will be slow or rather on the lecture is on recording, तो I will share the recording as well with you। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया वुमन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। वुमन एंटरप्रेन्योर, वुमेन्स भी सेम ही उद्यमिता करती हैं, वो भी सेम ही रिसोर्स कलेक्ट करती हैं, न्यू न्यू जॉब्स देती हैं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच इज प्रमोटेड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है मार्केट में जो कि महिला उद्यमियों ने हमारे को जागरूकता दी, जैसे कि अगरबत्ती मेकिंग। अगर आप भोपाल में जाओगे ना, हर एक लेडी को अगरबत्ती बनानी आती है, वो सोयाबीन से अगरबत्तियां बनाती हैं। सोयाबीन का जो वेस्ट बच जाता है उससे अगरबत्तियां बनाती हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है हमारा चाय का या किसी चीज का, उससे अगरबत्तियां बनाती हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, आप गुजरात की साइड ट्रैवल कीजिए, घर घर में लेडीज पापड़ स्नैक्स बनाती हैं, घर घर में उनको सेल आउट भी करती हैं। एम्ब्रॉयडरीज, आप कश्मीर वगैरह की साइड जाइए, वुमेन्स आर फॉन्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, उनको एम्ब्रॉयडरीज बहुत अच्छे से करना आता है, घर घर में एम्ब्रॉयडरीज आती हैं। इवन ऑल ओवर द इंडिया वुमेन्स को एम्ब्रॉयडरीज करनी आती है, हैंडीक्राफ्ट्स करना आता है ना। कढ़ाई बुनाई आती है ना, बुनाई करनी आती है। मार्केट में आजकल हाथ के बने हुए स्वेटर मिल रहे हैं। तो दैट इज द वुमन प्रमोटेड इंडस्ट्रीज। केटरिंग सर्विसेज, लेडीज क्या है, घरों से खाना बना के बैंकों में सर्व कर रही हैं, बैंक्स में सर्व कर रही हैं, है ना। या फिर जैसे शादी ब्याहों में जरूरत होती है, लेडीज को बुला लेते हैं हम खाना बनाने के लिए, तो केटरिंग सर्विसेज भी वुमेन्स ने प्रमोट की थी इंडस्ट्री। इसके बाद दे कैन रन अ स्मॉल रेस्टोरेंट, स्नैक्स एंड बार्स, जो उनको घर में खाना बनाना आता है उसका वो छोटा सा ही घर में ये कमरा बना देते हैं और उसको घर में बना बना के एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेती हैं, जैसे कि स्मॉल रिटेल शॉप। लेडीज क्या करती हैं, जो घर में खाली होती हैं वो क्या करती हैं, अपने घर का जो बाहर वाला कमरा होता है उसके अंदर ही थोड़ा सा सामान रख लेती हैं ताकि उनका टाइम पास होता रहे। तो स्मॉल रिटेल शॉप्स भी जो है, ये जो छोटी छोटी दुकानें घरों में खुलती हैं, ये भी लेडीज ने ही सिखाया, लेडीज ने ही प्रमोट किया था। इसके बाद ब्यूटी पार्लर्स आर वेल नोन फॉर द लेडीज। लेडीज ने ही ब्यूटी पार्लर का ट्रेंड शुरू किया था, पंजाब की साइड से इसका ट्रेंड शुरू हुआ था और ये बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पिकल मैन्युफैक्चरिंग, अचार बनाना, अचार बना के बेचना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार। राजस्थान की साइड में जाइए, लेडीज को इतना बढ़िया अचार डालना आता है, इतना बढ़िया अचार बना लेती है, तो घर घर में आता है और इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं which is promoted by woman entrepreneur, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो है ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, वुमन महिला उद्यमिता का चलन चलता चला गया और महिलाएं अब पीछे नहीं रही। महिलाएं अब आगे आके पुरुष कंधे से कंधा मिला के उद्यमिता विकास में भी सहायक है, ठीक है। जैसे कि बीच में इरा आया था, जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था, तो मेल्स ने कहा कि जो ठीक है, जो लेडीज है ना वो सिर्फ टीचिंग का काम कर सकते हैं, उनको टीच, ठीक है, वी आर हैप्पी कि वो टीचर्स बने या फिर वो टीचिंग तक सीमित रहे। उसके बाद डेवलपमेंट होती गई और फिर क्या हुआ, लेडीज जो थी एज ए उद्यमी भी आगे आने लगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास स्किल्स हैं, हम अपनी स्किल्स को क्यों दबाएं, है ना।
तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में, जो कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स को दिखाती हैं। तो वुमन एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो है 5 कैटेगरीज से कैटेगराइज्ड है। वुमन एंटरप्रेन्योर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द 5 कैटेगरीज। 5 तरीकों से हमने वुमन एंटरप्रेन्योर को कैटेगरी दी है, 5 तरीकों से विभाजित किया है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स। एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स, AFFLUENT, अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स। अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? ये वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब कि दे आर द डॉटर्स एंड वाइफ्स ऑफ अ वेल्दी बिजनेसमैन। जो जिन आदमियों का ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना, उनकी जो वाइफ्स, डॉटर्स या उनके परिवार से जो महिलाएं होती है ना, उन्हें हम कहते हैं अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल की कमी नहीं होती, फाइनेंस की कमी नहीं होती, पैसा उनके पास बहुत है। वो क्या करती हैं? अपना रिसोर्स इकट्ठा करती हैं, अपने हस्बैंड या जो भी उनका बिजनेस चल रहा है उससे अलग अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करती हैं और अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करती हैं और अपना अलग बिजनेस शुरू करती हैं, सो दैट कि उनके परिवार में मुनाफा डबल ट्रिपल हो जाए। वो अपना खुद का रिस्क लेती हैं, अपने हस्बैंड, अपने भाई, इन सबको छोड़ के। उसे कहेंगे अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर, अफ्लुएंट वुमन एंटरप्रेन्योर। अफ्लुएंट वुमन एंटरप्रेन्योर क्या आएंगे? दीज आर द डॉटर्स एंड वाइफ्स of wealthy businessmen. These are the daughters and wives of wealthy businessmen. These women have financial aids. These women have financial aids and necessary resources to start a new enterprise and take a business risk. ये वो जो एक अच्छा बिजनेस जिनका चल रहा है, उनकी डॉटर्स या वाइफ्स होती हैं, उनकी बेटी या पत्नी होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज और पैसा बहुत है, लेकिन ये अपना खुद का रिस्क लेके अपनी खुद की एक टीम खड़ी करके एक नया बिजनेस शुरू करती है, इसलिए इनको कहा जाता है अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। दूसरी हमारी कैटेगरी आती है, दैट इज पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? These are educated women living in urban areas with or without work experience who take risk of a new enterprise with the help of financial institutes and commercial banks. These women take up new business as a challenge in order to be a financially independent. पुल फैक्टर जो कैटेगरी है वो कौन सी वुमन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी है? ये वो वुमेन्स होती हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होती, इनके पास एजुकेशन नहीं होती, ये अर्बन सिटीज में रह रही होती हैं, सिटीज में ये रह रही होती है, अर्बन एरिया में, डेवलप्ड एरिया में ये रह रही होती है, बट दे आर अनएजुकेटेड, दे आर इलिटरेट, ठीक है ना। ये जो होती हैं ये अनपढ़ औरतें होती हैं, पर इनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं और ये डेवलप्ड एरिया में रह रही होती हैं। तो ये क्या करती हैं? अपने, इनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं होता, ये क्या करती हैं? अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ये क्या करती हैं? एक रिस्क उठाती हैं, नया एंटरप्राइज खोलती हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ये किसी बैंक के थ्रू ले लेती हैं, या किसी ईडीपी प्रोग्राम, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है जो इनको सोर्स कर रहा है फाइनेंस, तो उनके थ्रू ये पैसा लेती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं, और ताकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। जैसे कि बेसिकली जो होता है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी अनपढ़ औरतें होती हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट उनके पास स्किल्स है। वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर में कोई औरत है जिसको पढ़ा लिखा नहीं गया, लेकिन उसके पास कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो उसने क्या किया? उसने सोचा वो अपना ना लंच बॉक्स बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें कि वो बैंक्स वगैरह को टारगेट करेगी और सबको घर का बनाया हुआ खाना सर्व करेगी ऑन अमाउंट ऑफ हैंडसम अमाउंट। तो उसने बिजनेस शुरू किया, बैंक से लोन लिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अनपढ़ लेडी है, देखो, एक अनपढ़ लेडी है, बट उसके पास स्किल है और उस स्किल से बहुत पैसा कमा रही है ना। तो ऐसे ये होते हैं पुल फैक्टर्स एंटरप्रेन्योर। फिर आते हैं हमारे तीसरा कैटेगरी आती है पुश फैक्टर।
पुश फैक्टर कौन सी लेडीज होती हैं? दीज वुमेन्स टेक अप सम बिजनेस एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. Journalists, widows, single women manage an existing family business or develop a new business due to difficult family situations. अब पुश फैक्टर जो होती है ना, पुश फैक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक फोर्स जहां लगे, तो ये वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, ये वह वुमन एंटरप्रेन्योर्स, ये वह महिला उद्यमी होती हैं जो कि अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को दूर करने के लिए मैदान में उतरती हैं, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए अपना काम करती है. ठीक है, ये वो होती हैं वो महिलाएं. जैसे कि कोई विधवा महिला है, उसका पति नहीं रहा, तो उसको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ेगा, तो वो कोई बिजनेस शुरू कर रही है. ठीक है, या फिर कोई सिंगल वुमन है, मतलब कि जिसकी मैरिज नहीं हुई भी, वो अपना घर बार बसर करने के लिए अपना बिजनेस शुरू कर लेती है. ठीक है, या फिर कोई ऐसी महिला जिसका हस्बैंड भी है, पूरी फैमिली है, बट उसका हस्बैंड नालायक है, काम नहीं कर रहा, तो उसको काम करना पड़ेगा, तो वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं. भाई वो घर में पापड़ बना के और गली गली बेचने जा रही है. ठीक है ना, तो वो होते हैं पुश फैक्टर्स. तो 3 कैटेगरी हो गई हमारी. पहली अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स. अफ्लुएंट वुमन एंटरप्रेन्योर्स वो होती हैं जो कि किसी हेल्दी बिजनेसमैन की डॉटर्स या वाइफ्स हो. पुल फैक्टर वो होते हैं जो वुमेन एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन डेवलप्ड एरिया में रह रही हैं और उनके पास स्किल है वो नया बिजनेस शुरू करने के लिए. पुश फैक्टर वो होती हैं वे महिलाएं जिन्हें अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना पड़ता है, बिजनेस शुरू करना पड़ता है. ठीक है, चौथी हमारी आती है रूरल एंटरप्रेन्योर्स. रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर्स कौन सी होती हैं? दीज वुमन बिलोंग्स टू द रूरल एरियाज एंड चूज अ बिजनेस suiting their resources and knowledge. Business carried out involves low investment, minimum risk, and does not require any special skill. रूरल एंटरप्रेन्योर जैसे नाम से पता चल रहा है, रूरल क्या होता है? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो हमारा गांव का एरिया होता है, तो ये वो औरतें होती हैं जो कि गांव से बिलोंग करती हैं. ठीक है, और ये ऐसा बिजनेस चूज करती हैं जो कि उनके रिसोर्सेज, उनकी डेवलपमेंट से बिलोंग करता है. ठीक है, जो रूरल एंटरप्रेन्योर वुमन होती है ना, उनके अंदर पैसा भी कम लगता है, रिस्क भी कम होता है और ज्यादा कोई स्किल भी नहीं चाहिए होती. ठीक है, वो होती है वुमन एंटरप्रेन्योर. रूरल एंटरप्रेन्योर जैसे कि घर में जो गांव में औरतें होती हैं, वो भैंस गाय रख लेती हैं, है ना, फिर उनसे वो क्या करती हैं, उनका दूध निकालती हैं, उसको बिलोती हैं, घी निकालती हैं, उसको सेल आउट करती हैं, दूध निकालती हैं, उसको सेल आउट करती हैं. रूरल एंटरप्रेन्योर हुआ, है ना. या फिर लेडीज खेतों में जाती हैं काम करने, वो अपना बिजनेस करती हैं, उससे उसके रिगार्डिंग अलग अलग गवर्नमेंट से टेंडर्स लेती हैं अपनी खेती बाड़ी को सेल आउट करने के लिए. ठीक है, या फिर वो अपने एरिया को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस खोल लेती हैं जिससे कि उनका एरिया भी डेवलप हो और पैसा भी कम लगे और रिसोर्सेज भी कम लगे और नाम ज्यादा हो. तो वो कहलाएगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन वुमन एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये 4 हो गए. और लास्ट हमारी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर जैसे नाम से ही बता रहा है, दे आर अनएजुकेटेड वुमेन who fall below the poverty line. They choose teeny and small enterprise which are convenient to manage and educate for the substances of our family. सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स वो महिलाएं उद्यमी होती हैं जो कि जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, अनएजुकेटेड होती हैं और पॉवर्टी लाइन से भी नीचे होती हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गरीब होती हैं, ओवर गरीब होती हैं. ठीक है, जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है काम करने के सिवा, बिजनेस करने के सिवा. ठीक है, ये वो महिलाएं होती है और इनके पास एजुकेशन भी नहीं होती कि ये बहुत अच्छा काम कर सके. ठीक है ना, ये अनएजुकेटेड होते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, गरीबी रेखा से भी नीचे होती हैं. तो ऐसी महिलाओं को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर. ये क्या करती हैं, ये खुद से अपना कोई भी छोटा सा शुरू कर लेती हैं. जैसे कि ये जो आती है ना बर्तन वाली आती हैं, ये कपड़े खरीदती हैं, कपड़े लेती हैं और कोई ना कोई हमें उसके बदले में बर्तन दे जाती है, पुराने कपड़े लेके, और फिर ये क्या करती है, उन पुराने कपड़ों को धोती हैं, धो के उन्हें प्रेस करके और पन्नियों में लगा के और फिर जो गरीब लोग होते हैं ना उन्हें बेचती है.
20 रुपए में, 50 रुपए में, जो कपड़े नए कपड़े नहीं खरीद सकते, उनको ऐसा कहके कि नहीं है, ऐसा कहके ये बेचते हैं। तभी देखना जब ये घर में हमारे बर्तन लेके आती हैं और कपड़े मांगते हैं ना, तो दे डिमांड के कुछ अच्छे कपड़े दे दो, कुछ नए कपड़े हो तो वो दे दो, कोई अच्छी साड़ियां हो तो वो दे दो, जूते हो तो वो दे दो। तो ये क्या करते हैं, उनको रिपेयर करके हल्का फुल्का उनको थोड़ा सा रिन्यू करके और आगे सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। ये 5 कैटेगरी समझ में आ गया आपको एंटरप्रेन्योर्स की। The 5 categories through which the women entrepreneurs are categorized, they are the affluent entrepreneurs, pull factors, push factors, rural entrepreneurs and self-employed entrepreneurs। ठीक है, ये थी हमारी 5 कैटेगरी जिनके अकॉर्डिंग आप वुमन एंटरप्रेन्योर को डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमारी आती है गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको ये पांचों समझ में आया? कोई डाउट है इन पांचों में? आपको वुमन एंटरप्रेन्योर महिला उद्यमिता का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? Good morning, Lavlesh. Colonel Malik here. Hi, good morning, sir. How are you? Fine, sir. How are you? Thank you. मैं सुन रहा था आपका लेक्चर। मुझे जो ये है कि जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, एंटरप्रेन्योर तो चलो समझ आ जाता है, लेकिन साथ में जो साथ में कुछ क्योंकि मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट है उसको तो लैंग्वेज जो अपनी बुक लैंग्वेज है समझ आ जाती है, वर्ड्स कम से कम। मुझे लगता है जो हमारे बंजारी वाले बच्चे हैं शायद उनको थोड़ा उसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जरा मीनिंग समझाते हुए और एक आधा उसके ऊपर रेपिटेशन करते हुए वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। वो मुझे जो महसूस हो रहा है। बाकी ये टिंकू है इधर? नो, टिंकू तेवतिया सर। अभी साहब ने प्रोफेसर साहब ने पूछा आपसे कि आपको मालूम चल गया है, तो जो 5 वुमेन मतलब औरतें, हाँ जी, औरत के उद्यमिता जो, तो वो 5 याद हो गए आपको? समझ आ गए जो बोला उन्होंने? सर इंग्लिश में नेम की दिक्कत है जी। तो आप बोल दिया करो, हाँ पूछा करो, क्योंकि मैं सर ऑब्वियसली 3-4 बार रिपीट करता हूँ और मैं इनको बार बार पूछता भी रहता हूँ कि कहीं समझ में ना आए तो मुझे बता दो। और इवन लेक्चर भी मेरा रिकॉर्डिंग पे ही है, तो मैं इनके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेता हूँ, सो दैट ये कभी भी फ्री हो तो वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनते रहे। लेकिन जो शब्द आपको, जो वर्ड कुछ, क्योंकि पढ़ाते वक्त मालूम नहीं चलता है, आदमी पढ़ा जाता है, हाँ जो जी, तो फ्लो में होता है। हाँ, एक वेग में होता है, फ्लो में होता है, तो वो अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन जिम्मेवारी स्टूडेंट की भी बनती है कि बाद में लेक्चर के या जहाँ पे भी थोड़ा गैप मिलता है तो वो उसको रिक्वेस्ट करके, प्लीज करके पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त है जो आपको प्रोफेसर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो बच्चे इस चीज को थोड़ा नोट कर लें कि क्या बोला है ये, क्या शब्द है ये, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो फिर दोबारा भी आपको जब सुनेंगे तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने समझा नहीं उस चीज को। हाँ, वही सर, मैं तो इनसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको रिपीट कर लेते हैं या उस टॉपिक को, उस वर्ड को दोबारा से समझा देता हूँ, भाई आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा तो कुछ। चलिए, ओके, ठीक है, मैं सुन रहा था, मैंने आई थॉट आई जस्ट सर हिंदी में नोट्स दे देते हैं जो, उससे हम और अच्छे से कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, हिंदी में नोट्स आई एम प्रोवाइडिंग यू। अगर आप अपना ग्रुप अगर डेली चेक करते हो तो उसमें जो टॉपिक होता है उसका इंग्लिश में भी नोट्स होता है, हिंदी में भी होता है। सो डोंट गेट पजल, आप पजल कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ने इंग्लिश में दिया, आप उसको देखो उसमें हिंदी में भी होते हैं सेम के। मैंने ईडीपी के मैंने शेयर किए थे आपको, अगर आप अपना ग्रुप आप देखोगे तो उसमें। लवलेश, एक बात और, ये बच्चे ध्यान से सुने इस चीज को
ये बिल्कुल ऐसे घबराहट में नहीं आना है कि समझ नहीं आया, कुछ अंग्रेजी बहुत लंबी लंबी कुछ बात वर्ड्स हैं, शब्दावली है। आप घबराना नहीं है, आपकी की क्लास है, आपके लिए है सब कुछ। लवलेश साहब आपके लिए आया हुआ है, तो ये प्लेटफॉर्म आप ही का ही है। और उसको पूरा अपना समझ के पूरा फायदा उठाना है उनसे। उनको उनको मतलब परेशान होना चाहिए कि बहुत सवाल पूछते हैं बच्चे, लेकिन आप अपना अपना जो अज्ञानता दूर कर रहे हैं। आप मजाक नहीं करना है, अपना अज्ञान जो आपको अज्ञानता लग रही है कि समझ नहीं आया है, उनको उनको बार बार पूछो आप, सर ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था, वो बताएंगे, इसीलिए आए हुए हैं वो। तो ये सोच के बैठ जाना कि ठीक है कोई देख नहीं रहा, बस ठीक है एक कोने में कहीं चुपचाप से ठीक है आए हैं चले जाएंगे, तो वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। आप अपने आप को खुद देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। तो और आप ही का इसमें फायदा और नुकसान है, तो ये बच्चे ध्यान रखें इस चीज को। बिल्कुल सर, यही मैं तो इनको यही सेम चीज मैं भी इनको बोलता रहता हूँ कि आप है ना ध्यान रखा करो और पूछते रहा करो मुझे टाइमली, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं पे भी। ना सर पूछते सर, आपसे दिक्कत होती है पूछ लेते हैं सर। हाँ ट्रू, आप पूछ लेते हो, नो डाउट। ये देखो ये क्लासरूम ही है अपना, इसको क्लासरूम टीचिंग ही है। तो क्लासरूम में टीचर कुछ पढ़ाता है, आपको पूरा हक है सवाल पूछने का, अपने हक समझ के सवाल पूछे कि सर ये मुझे जरा एक बार कृपया फिर से बता दें। दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार ही पूछे, चौथी बार पूछे, पांचवी बार पूछे, जब हाँ बिल्कुल ये टीचर आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर वो टीचर का क्या उसमें दोष है, उसको आप फिर से पूछो। बिल्कुल सर, यही मैं भी इनको यही कहता हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से इवन जरूरी नहीं है कि आप क्लास में पूछो, अगर आपको शर्म भी लग रहा है कुछ भी है, आप मुझे पर्सनल कॉल कर लो, आप मुझे व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया हुआ, आप उस पर मैसेज अपनी क्यूरी डाल दो, भाई सर हमें ये नहीं समझ में आया, आप हमें समझा दो दोबारा से। तो आई गेस के अब ये जो है आप भी की तरफ है, स्टूडेंट्स की तरफ ही है कि अगर आप अपना जितना मुझे शो करोगे उतना ही मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा आपकी तरफ, है ना। और क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बच सकती। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप मुझे बता दिया करो कि सर ये वर्ड समझ में आया, दोबारा बता दो, ठीक है। और ये क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है बच्चों के लिए नए नए लगते हैं कि ये क्या चीज है, बातें वही हैं जो हम रोज अपनी जिंदगी में आसपास देखते हैं, उसको आप अपने लाइफ के साथ, डेली लाइफ के साथ उसको जरा उसका लिंक देखो, रिलेशन देखो, कहाँ वो आपका मिलाप होता है। देखो जैसे छोटी छोटी एग्जांपल है हमारे सामने, ये रिलायंस का जो है धीरू भाई अंबानी, अभी तो मुकेश अंबानी हैं, उनके जो पिताजी थे वो गरीब खानदान से थे, और कहते हैं कि वो उधर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में। तो वो ऐसे ही है, क्योंकि दिमाग जब चलता है और सोचता है और कई तरह से फिर वो काम करना शुरू करता है, तो देखो आज कहाँ पे दुनिया के बिल्कुल टॉप पे लोग हैं, ये परिवार है। बहुत सारे उदाहरण आसपास, आप मोदी जी का देखो, मोदी जी भी कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर इसी में बनाया कि मैंने मेहनत करनी है, और ऐसे करते करते वो चाय बेचते हुए देखो कहाँ तक प्रधानमंत्री के उसी तक पहुंच गए। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है। और औरतों में लेडीज में बहुत उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। लता मंगेशकर बहुत गरीब खानदान था उनका, बहुत पैसे नहीं थे घर में उनके। तो ये आपको उद्यमिता सिखाता है, जो जब आपको कुछ परेशानी है, जिसको हम गरीबी कहते हैं, या रिसोर्सेस साधन नहीं है हमारे पास, तो ये संसार, ये जो दुनिया है वो आपको संसार में प्रदान होते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा सोचो, प्लानिंग करो, बैंक में लोन देते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत रिश्तेदार दोस्त, कई तरह के मार्केट में लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आप में गुणवत्ता नजर आनी चाहिए, कुछ उद्यम नजर आना चाहिए, जोश नजर आना चाहिए। और आप देखते हैं कि वही जो काम मुश्किल लगता है वो थोड़ी सी मेहनत के साथ साकार होने लग जाता है, आसान होने लग जाता है। तो ये जो लवलेश साहब का ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे टाइम पे स्कूल कॉलेज में होता ही नहीं था। ये अभी पिछले कुछ 5-7-10 सालों से शुरू हुए हैं। तो हम हमारे जैसे लोग इनको महसूस करते हैं कि कितना जरूरी ये ज्ञान है जो आपने बांट रहे हैं। कहीं नहीं समझ आता उनको रोको तो नहीं उनको, लेकिन पूछो थोड़ी देर के बाद, सर ये क्या कहा, जरा एक बार कृपया फिर से बताएं।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर स्टूडेंट के क्वेश्चन बताने का नहीं कोशिश करेगा। वो 10 बार पूछेगा 10 बार जवाब देगा, 100 बार 10 पूछेगा बार 100 बार जवाब देगा। हाँ, और टीचर सर का हम है मतलब ही ही इसलिए हम लोग हैं ही इसीलिए कि स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी उनको रनवे चाहिए या कोई भी उनको दिशा चाहिए, वही दिखाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये मौके का समय का पूरा आप इसका उपयोग करें, फायदा उठाएं इसका। धन्यवाद। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोग महिला उद्यमिता की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज जो हैं, कुछ ऐसी फेमस इंडस्ट्रीज हैं जो कि महिलाओं ने ही जिन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए महिलाओं ने ही जागरूकता दी। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिन्हें महिलाओं ने ही प्रमोट किया, आगे लेके आई, जैसे कि अगरबत्ती मेकिंग, पापड़ मेकिंग, एम्ब्रॉयडरीज, हैंडीक्राफ्ट, केटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट रनिंग, स्मॉल रिटेल शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड पिकल मैन्युफैक्चरिंग, अचार बनाना। तो ये कुछ ऐसी है। अब देखिए ये जो है ना, बेसिकली जो उद्यमिता है, उद्यमी जो होता है वो पूरा अपनी स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है। जो इंसान के अंदर स्किल्स होती है ना, और जो एक, जैसे अगर आप चांदनी चौक टू चाइना आपने देखी होगी तो उसमें वो कहता है ना, वो आपकी एक मूव वही आपको सक्सेस दिलाती है। तो हर एक इंसान की अपनी एक स्किल होती है, अपनी एक वो मूव होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही महिलाएं जो थी, महिलाओं के पास क्या था, महिलाओं के पास भले ही एजुकेशन नहीं थी, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उनके पास पुरुषों से ज्यादा सामर्थ्य था, पुरुषों से ज्यादा उनके पास स्किल थी, कौशल ज्यादा था उनके पास। जैसे कि उनको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, अलग अलग तरीके की डिशेस वो बनाती थी अपने घरों में, ठीक है। उन डिशेस में भी बहुत ज्यादा कोर्सेज, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नई नई चीजें वो एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, है ना। उसके अलावा अपने खाली टाइम में बैठ के वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का काम करती थी, ठीक है ना। तो ये सब जो काम है ना, ये सब एक पुरुष को नहीं आते थे। अब जैसे बहुत सारी ऐसी डेली हमारी डेली रूटीन की डेली नीड्स हैं जो कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स ही पूरी कर सकती हैं, मेंस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग घर में पूजा करते हो, है ना, तो वो पूजा करते वक्त जो हम वो रुई की जो बत्ती लगाते हैं, बनी बनाई आजकल मार्केट में आ रही है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर। वो भी महिला उद्यमिता है। घर में बैठी बैठी औरतें वो बत्तियां बनाती रहती हैं और फिर उनको सेल आउट करती हैं, ठीक है। उसकी कोई मशीन नहीं आई वो बत्ती बनाने की आज तक, वो हाथ से ही बनती हैं, ज्यादा हैंड हाथ से बनाई जाती हैं वो चीजें, ठीक है ना। तो ऐसी जो मेहनत वाली जो चीजें हैं वो आज भी महिलाएं ही कर रही हैं हमारे उद्यमिता क्षेत्र में, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उद्यमिता विकास में, ठीक है। इसीलिए जो है औरतें जो है 10 साल पीछे होने के बावजूद भी आज के टाइम में औरतें आदमियों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने दे बीट्स द मैन, उन्होंने आदमियों को पछाड़ दिया एक तरीके से, क्योंकि वो 10 साल लेट शुरू किया था उन्होंने अपना बिजनेस, अपनी स्किल्स को दिखाना, दर्शाना, ठीक है। अब जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इफ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो, कि ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैटेगरीज जो थी वुमन एंटरप्रेन्योर्स की, महिला उद्यमिता की जो कैटेगरीज थी, वो अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो मैं आपको दोबारा से ही रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स। एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट का अगर मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग बताऊं ना, एफ्लुएंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है धनी। धनी, जैसे अगर मैं कहूंगा यार वो फलाना आदमी तो बड़ा अमीर है, तो आई विल यूज he is so affluent person, she is so affluent lady। affluent का मतलब होता है धनी, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, उसको कहेंगे हम affluent। तो affluent entrepreneur, धनी उद्यमी,
धनी उद्यमी से आप क्या समझे, अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर से, कि ये वो उद्यमी होते हैं जो कि किसी अच्छे टॉप बिजनेसमैन की या तो पत्नी होती हैं, या उनकी बेटी होती है, या उनकी माँ हो सकती है, या उनकी फैमिली में से कोई भी लेडी हो सकती है, जो कि उनका पैसा, उनका रिसोर्स यूज करती हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। उसको कहेंगे अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? यस सर। देन पुल फैक्टर्स एंटरप्रेन्योर्स। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं एजुकेशन नहीं होती जिनके पास, लेकिन वो डेवलप्ड एरिया में रह रही होती हैं, सिटीज में, शहरों में रह रही होती हैं, ठीक है, उनको कहेंगे पुल फैक्टर। मतलब कि पुल का क्या मतलब होता है? पुल एंड पुश। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना, ठीक है ना। तो पुल फैक्टर होता है कि जो उनका जो सोसाइटी है, जो उनकी जहाँ पे वो रह रही है, जहाँ पे उनकी उठ बैठ है ना, भले ही वो अनपढ़ है, लेकिन वो उठ बैठ उन्हें सिखाती है कि भाई, उनको खिंचाव देती है उनके दिमाग में कि भाई तेरे पास स्किल है तो क्यों ना तू उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाए। हेलो, भाई एक औरत है। हेलो, ये सर पुल फैक्टर है, फुल फैक्टर है जी? हाँ पुल फैक्टर है ये। पी पी हाँ PULL, पुल फैक्टर। मैंने एफ लिख दीजिए। नहीं, पुल फैक्टर, PULL। पुल फैक्टर ये वो महिलाएं होती हैं जो अनपढ़ होती हैं, जो लेकिन एक अर्बन एरियाज में वो रह रही होती हैं, शहरों में वो रह रही होती हैं, और वो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। विदाउट एक्सपीरियंस वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करती हैं, एक रिस्क उठाती हैं, और उनके पास कोई पैसा भी नहीं होता। वो पैसा भी क्या करती हैं, उधार को उठाती हैं, या फिर बैंक से लोन लेंगी, या फिर अपना जेवर बेच के लेके आएंगी। तो वो वैसे पैसा लेके आती हैं और अपना बिजनेस को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और अपना एक बिजनेस चलाती हैं। उनको कहते हैं पुल फैक्टर्स कैटेगरी। फिर आती है हमारी पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होती है? पुश का मतलब होता है धकेलना, है ना। तो पुश का मतलब धकेलना होता है। जैसे कि ये वो औरतें होती हैं जिनके पास क्या होती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं। मतलब कि जिनके पास क्या होता है, जैसे कि विधवा औरतें हो गई, है ना, या सिंगल वुमेन्स हो गई जिनका कोई नहीं है संसार में, माँ बाप मर जाते हैं जिनके, एक लौती लड़कियां होती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं ना, उनको क्या है, उनके ऊपर दबाव है कि उनको अपना घर बसर करने के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो क्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है ना, एक तरीके से पैसे की कमी होना। तो उस पैसे की कमी को दूर करने के लिए वो महिलाएं क्या करती हैं, बिजनेस शुरू करती हैं नया, अपनी फैमिली की डिफिकल्ट सिचुएशंस को दूर करने के लिए। उन महिलाओं को कहते हैं हम पुश फैक्टर, ठीक है, PUSH, पुश फैक्टर। देन हमारे पास आते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। अगली कैटेगरी है रूरल एंटरप्रेन्योर। रूरल एंटरप्रेन्योर क्या होती है? रूरल एंटरप्रेन्योर हमारी जो है वह महिलाएं होती हैं। रूरल का मतलब होता है गांव, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, उसको कहते हैं रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, शहर। तो रूरल एंटरप्रेन्योर जैसे नाम से पता चल रहा है, वह महिलाएं जो गांव से निकल के आती हैं, जो गांव में बिजनेस करती हैं। अब जो गांव में जो बिजनेस करती है ना, उनके पास उन ऐसे बिजनेसों में रिस्क बहुत कम होता है, पैसा बहुत कम लगता है, ठीक है ना। मेनली क्या, मेहनत ज्यादा लगती है। जैसे कि गांव की औरतें क्या करती हैं, पशुपालन करती हैं। पशुपालन एक तरीके से बिजनेस है ना भाई। भैंस रखी हुई है और उस भैंस का दूध निकालती हैं, उसकी सेवा करती हैं दिन रात, और उसका दूध निकाल के सेल करती हैं दूध। फिर जो दूध बच जाता है उसका मक्खन, उसकी दही जमाती है, मक्खन निकालती है, मक्खन निकाल के घी निकाल के सेल आउट करती हैं। तो वो कहलाएंगी रूरल एंटरप्रेन्योर्स। RURAL, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र उद्यमी। समझ में आया? हेलो, हाँ जी, यस सर। देन आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं?
ये भी क्या है, ये अनपढ़ औरतें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये वो अनपढ़ औरतें होती हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे होती हैं। तो वो होती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद से ही अपना डिसीजन लेके करती हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बर्तन वाली आती है घर घर में पुराने कपड़े लेके बर्तन देने, है ना, वो बेचारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से भी नीचे है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम कर रही है। वो बर्तन मांजने वाली, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, है ना, दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एंटरप्रेन्योर। वो खुद से ही काम कर रही हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो उनको भी हमें एक रिस्पेक्टफुल ओहदा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 तरीके से हमने वुमन एंटरप्रेन्योर को कैटेगराइज किया। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को अब तक? नो सर। Okay, now moving on, reasons for growth of women entrepreneurship। वह कौन से रीजन है, वह क्या रीजन है जो कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के लिए, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं? आवाज कट रही है। अब हम रीजंस की बात करेंगे कि जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर महिला उद्यमिता होती है, महिला उद्यमी होती हैं, हाँ, रीजंस, इट इज, दे आर द रीजंस। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है क्या? आ ही नहीं रही। बहुत कट के आ रही है सर। अभी आपने जो बोला वो समझ ही नहीं आया क्या बोला। अच्छा, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के नोट्स हैं, है ना, तो वो नोट्स एक बार ग्रुप में भेज दो। हाँ, HDFP वाले ग्रुप में भेज दो वो। क्या वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ग्रुप शेयर करना? यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। ओके, यहाँ कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, सो दैट कि स्टूडेंट्स को इजी रहे। लुक एट, तरुण ने स्क्रीन शेयर किया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स बना के साथ साथ वुमन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरीज 5, जो पांचों मैंने कैटेगरीज आपको पढ़ाई, अगर आपको नहीं लिख पाए हो कुछ भी तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उन सबकी डेफिनेशन हिंदी में नहीं है क्या सर? हिंदी में कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको आज दे देंगे हिंदी में। ठीक है जी, ठीक है ना। तो नाउ वी आर मूविंग टू द रीजंस कि क्या रीजन है कि वुमन एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ हुई। सबसे पहली बात कि वुमन एंटरप्रेन्योर ने कुछ नई इंडस्ट्रीज हमें दी, है ना, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। कोई नई इंडस्ट्री मार्केट में आएगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना, हमारी सोसाइटल ग्रोथ होगी, सामाजिक ग्रोथ होगी, हमारी समाज को बढ़ावा मिलेगा हमारे, है ना। तो वुमन एंटरप्रेन्योर में क्या आया? इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा आया कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को दूर किया, अपनी फाइनेंशियल पॉवर्टी को दूर किया, अपनी गरीबी को दूर किया औरतों ने अपनी स्किल्स को दिखा के। तीसरा आया, औरतों के अंदर अवेयरनेस दी, जागरूकता दी औरतों के अंदर। एक जागरूकता किस चीज को दी कि तुम लोग घर बैठी क्या कर रही हो, फालतू में अपना टाइम खराब कर रही हो, तुम्हारे पास इतना हुनर है, उस हुनर को मार्केट में उतारो। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण वुमन एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ हुई, ठीक है। अब अगर आप मुझे बता पाओ, देखिए वुमेन्स के लिए, हाँ सर ये एक बार ये पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, दोबारा करना सर, रिपीट एक बार। देखिए
हाँ, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी उद्यमिता और हमारी सामाजिक वृद्धि, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर दूसरा रीजन आया इन्होंने, अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है कि महिलाओं को जागरूक करना कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं समाज में। सर अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक क्या था सर? वैल्यूज, वैल्यूज। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। उन्होंने अपनी फैमिली में भी योगदान करना शुरू किया। भाई ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही कमा के देगा, हम भी कमा के दे सकती हैं, तो उसको कहेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये कुछ रीजन थे जिनके कारण वुमन एंटरप्रेन्योरशिप फेमस होता गया, महिला उद्यमिता बहुत ज्यादा फेमस होती चली गई। ठीक है, समझ में आए? अब आप लोग मुझे बताओगे, देखिए औरतों के लिए ना एंटरप्रेन्योर बनना, उद्यमी बनना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा इंडिया पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान देश है आज भी कहीं ना कहीं। और तो इनके लिए घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था औरतों के लिए। तो बट नेचुरल है, जब इन्होंने अपना 90s के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया तो इनको प्रॉब्लम आई होंगी बहुत, है ना? तो वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम एक औरत को आ सकती है बिजनेस शुरू करने के लिए? देखो, प्रॉब्लम को ना हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है जो औरतों की प्रॉब्लम होती है, वुमेन्स प्रॉब्लम। एक होती है जो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम होती है, जो उद्यमी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों प्रॉब्लम ही आगे आएंगी। औरतों के लिए जैसे कि जो प्रॉब्लम आती थी ना अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रॉब्लम आती थी द ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी रीति रिवाज, पुराने जो रीति बनी हुई थी वो इनको, सोशो कल्चर नॉर्म्स, जो उनके हमारे सोशो कल्चर नॉर्म्स होते हैं वो, ठीक है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स, ये प्रॉब्लम आती थी औरतों को बेसिकली अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कि जो ओल्ड ट्रेडिशन थे कि औरतें घर में ही रहेंगी या बाहर नहीं निकलेंगी, घूंघट करके रहेंगी, सोशो कल्चर नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि भाई औरतें जो हैं जींस नहीं पहन सकती, औरतों को साड़ी ही पहननी है, घाघरा ही पहनना है ना? तो ये नॉर्म्स, या फिर पुरुष प्रधान सोसाइटी हो, है ना, या फिर उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई कि भाई 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को सुबह और हस्बैंड का लंच पैक करके देना, उनको स्कूल छोड़ के आना, फिर स्कूल से लेके आना, फिर रात के खाने की तैयारी करना, उन बच्चों को होमवर्क करवाना, अपने सास ससुर की सेवा करना। तो ये क्या होगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये भी एक रीजन था जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और हमारे इंडियन वैल्यूज और एथिक, इंडियन वैल्यूज और एथिक कि भाई औरतें जो है किसी का निरादर नहीं कर सकती, किसी की बात को नहीं टाल सकती, है ना, और उन्हें वो औरतें जो होती हैं घर का गहना होती हैं, काइंड ऑफ बातें। ये इस तरीके की बातें जो हैं औरतों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ ये क्या क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशंस, सोशियो कल्चर नॉर्म्स, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स। ये तो थी वुमेन्स प्रॉब्लम। इसके बाद एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम क्या आ सकती है औरतों के लिए? एक उद्यमी के रूप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वो हो सकती है ये कौन सी प्रॉब्लम थी? ये 5 पॉइंट्स
ये प्रॉब्लम हम टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। वह क्या क्या दिक्कतें होती हैं जो महिला उद्यमी के आगे आती हैं। तो महिला उद्यमी के आगे दो तरीके की दिक्कतें आती हैं। एक आती है वुमेन्स प्रॉब्लम, ये सब थी जो हमने डिस्कस की, औरतों वाली प्रॉब्लम। दूसरी आती है हमारी एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम, जो कि एक उद्यमी की दिक्कतें होती हैं, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, वो उद्यमी को आती है ना। तो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में हमारी आती है जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भाई पैसे की कमी होना, पैसा ना होना, या आपको बैंक से लोन ना मिलना। 5 पॉइंट लिखवाए थे, मैं उसकी पूछ रहा हूं सर। वो वुमेन्स प्रॉब्लम्स थी, वुमेन्स प्रॉब्लम इन इंडिया। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर या वुमेन्स प्रॉब्लम ओनली? वो ओनली वुमेन्स प्रॉब्लम है भाई, औरतों की जो निजी प्रॉब्लम है ना, ये पर्सनल इश्यूज है ना लेडीज के, जिनके कारण वो आगे नहीं आ पाती। दूसरा आता है हमारा एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम क्या होती है, जो उद्यमी की प्रॉब्लम, उद्यमी की दिक्कतें आती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल का ना मिलना, रिसोर्सेज का ना मिलना मार्केट में, जिसके कारण अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए। मार्केट का ना मिलना, मार्केट का भी रोल होता है ना, मार्केट अगर हमें नहीं मिलती अच्छी तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं एंटरप्रेन्योर की। एम आई राइट? तो इट इज ऑल अबाउट द अच्छा ओके, एक टॉपिक और कर लो, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हेलो सर जी, बोलना दोबारा एक बार। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग, PROMOTING, प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि वो संगठन जो महिला उद्यमिता को विकसित करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी ट्रस्ट, कुछ ऐसे हमारे गवर्नमेंट संगठन बने हुए हैं जो कोई भी महिला हमारी उद्यमी निकलती है ना, उसकी मदद करते हैं हर एक रूप में। तो वो है NRCW। NRCW है नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन। NRCW। फिर आता है हमारा WIT, वुमेन्स इंडियन ट्रस्ट। वुमेन्स इंडियन ट्रस्ट, WIT। तीसरा हमारा आता है WDC, वुमेन्स डेवलपमेंट वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर आता है WWF, वर्किंग वुमेन्स फोरम। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जो कि महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने में मदद करती है। हाँ जी, हाँ जी सर जी, वो रिपीट करना है NRCW का। NRCW इज नेशनल
हाँ जी। रिसोर्स सेंटर फॉर हाँ जी। वुमन। फॉर वुमन। हाँ, फॉर वुमन, महिलाएं। ठीक सर। फिर आता है WIT, वुमेन्स इंडिया ट्रस्ट। ठीक सर। WIT। फिर आता है हमारा WDC, वुमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक सर। फिर आता है हमारा WWF, वर्किंग वुमेन्स फोरम। FORM सर, फॉरम, FORUM। हाँ, FORUM। ठीक सर। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के लिए वो सहायक है। ठीक है, तो ये था आपका वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया ये टॉपिक? यस सर। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नो अब सर। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, अब आप सभी को नेट से मदद लो या कुछ भी लो, आपको कोई भी एक महिला उद्यमी की, वुमन एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी निकालनी है। ठीक है, मतलब कि जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इंदु बेन गुजरात की लेडी है, जिसने कि घर से पापड़ बनाने शुरू किए थे और आज वो करोड़ों का टर्नओवर लेके घूम रही है। ठीक है, ऐसे आप सभी को अभी क्या करना है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरीज निकालनी है। अलग अलग 2 से 3 वुमेन एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी निकालो कि इंडिया की। ठीक है, फिर उसको ठीक हम सर। डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक सर। 12:10 हुए, 12:30 तक कर लोगे इसे? ठीक सर। ठीक। ठीक है, 12:30 बजे मिलते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी निकालो। ये लिखना था जी गूगल पे जी, वुमन एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेस स्टोरी इंडिया। अब आप लोग देखो कैसे करोगे ये। गुरु जी चलो लीव ठीक है जी, करना है देखें। किसने? हाँ, नेट से देख लो। हाँ, नेट से देख लो। हेलो सर।
हेलो।
आ रही है? हाँ, घबरा मत। घबराना तो पड़ता है, पर ऐसे ऐसे नहीं घबराना पड़ता जैसे तू घबरा रहा है। फोन करके सब किसी की आवाज नहीं आ रही, क्लास खत्म हो गई है। तुम्हारे भैया ऐसा बताया। हाँ, थोड़ी वॉइस ना लैग हो रही है, रुक रुक आ रही है यार। Shit. मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? इतना नहीं कहीं से नहीं लगा। अच्छा,
सर भाई साहब सलाम। आ रही है आवाज? आ रही आवाज आ रही। और बताओ। बताओ। जुलाई में होता लगे पेपर तो है ना। पता नहीं। जुलाई में लेके अब देखूंगा क्या बनाऊंगा। जाऊँ और तो जाऊँ देखूँ मैं जर्नलिज्म कोर्स को देखूंगा यूनिवर्सिटी हाँ? कोर्स देखूँ कौन सा करवा रही जर्नलिज्म वाला करवा रही का नाम जन्मदिन जर्नलिज्म का कर रहा है। ये मीडिया मीडिया देखो करने का भैया छोड़ दीजिए। डरावा हेलो। हाँ गुरुजी। ओके ओके, आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, जो आपको काम दिया था। तो हाँ हम जी शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ कि कौन सी वुमन एंटरप्रेन्योर के बारे में डिस्कस करोगे सबसे पहले? गुरुजी मैंने तो वो यस, नेहा कृपाल के बारे में देखी थी। नेहा कृपाल। ओके, बताओ फिर क्या देखा आपने नेहा कृपाल के बारे में? कौन है नेहा कृपाल? गुरुजी जितनी मैंने पढ़ी, नेहा कृपाल ने 2008 में इंडिया आर्ट फेयर की शुरुआत करी थी। इस वेरी गुड। मेले का उद्देश्य जो था जी, जो भारतीय कला जगत को और इसके बढ़ते बाजार को दर्शाना था। शुरुआत में ओके, ही वेरी गुड। शुरुआत में ही गुरुजी इस मेले को दुनिया भर में बहुत सारी पहचान मिली और इस मेले को ओके देखने लगभग 3 लाख दर्शक आने लगे और लगभग ओके लगभग 6 से 7 साल के अंदर अंदर दुनिया भर में मतलब कि इसकी जो आकर्षक कला मेले की तरफ पूरी तरह फैल गई थी। इसकी जो कामयाबी के बाद नेहा कृपाल ने लगभग 2015 में इंडिया आर्ट्स काउंसिलिंग की वेरी गुड कर शुरुआत की और जिसका उद्देश्य था जी भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय कला जगत से जोड़ना। और नेहा कृपाल को जी 2015 से 21 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के लिए चुना गया। हेलो हेलो हाँ जी गुरुजी, बस इतना हेलो। ही पाया मुझे तो लिखा है इसमें। ओके, वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो इन्होंने हमें नेहा कृपाल के बारे में बताया। ये वुमन एंटरप्रेन्योर थी जिन्होंने एक फेयर शुरू किया। वेरी गुड। कोई ऐसी बहुत ज्यादा फेमस किसी ने की हो? नेक्स्ट कौन बताएगा? ये तो जैसे अभी हाल ही की है, जैसे Yes, बहुत sir. ही रिनॉन्ड कोई ब्रांड के बारे में किसी ने देखा है? Yes, sir. हाँ बताओ। जी सर। हाँ सर बताओ ये बताओ। मैंने वंदना लूथरा एक एंटरप्रेन्योर है जो कि फाउंडर है VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड की, जो कि ब्यूटी और वेरी गुड, एक्सीलेंट। ब्यूटी के मतलब ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं। और जैसे कि वो चेयरपर्सन भी है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल B&WSSC की, जो कि एक वो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम से जुड़ा हुआ है इनका ये स्कीम।
ये स्कीम सर, पूरा ये काउंसिल ही पूरी इसी से जुड़ी हुई है। ओके और ओके, वेरी नाइस। वंदना लूथरा, हाँ इनको कंप्लीट करो। और चैरिटेबल इनिशिएटिव भी लेते हैं, थोड़े इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि इतना ही है सर, पता लगा सर। ओके वेरी गुड। वंदना लूथरा जो है, शी इज कंसिडर्ड ऑन अ टॉप मोस्ट, ऑन अ नंबर 1 इन इंडिया। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री हाँ अवार्ड वेरी गुड, 2013 में मिला। 13, यस 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 यस, नाइस, एक्सीलेंट तरुण। तो वंदना लूथरा जो है, मैडम वंदना लूथरा इंडिया की नंबर 1 वुमन एंटरप्रेन्योर है। इंडिया में नंबर 1 पे इनका नाम लिया जाता है वंदना लूथरा का। क्यों? बिकॉज इन्हें पद्मश्री और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और शी इज द फाउंडर ऑफ वीएलसीसी। वीएलसीसी तो आपने सुना ही होगा, ये ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स सेल करती है वीएलसीसी। फेशियल वगैरह इनके आते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेट करती हैं ये, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ही नंबर 1 पे है, इनका नाम बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो ऐसे जब सक्सेस हो जाती है ना, सक्सेसफुल हो जाता है कोई एंटरप्रेन्योर, तो उसको चैरिटी करना जरूरी हो जाता है। अगर वो चैरिटी नहीं करेंगे ना, तो वो टैक्स पे में बड़ा फंस सकते हैं। इसलिए इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट भी बहुत सारे खोले हुए हैं। वेरी गुड। तो वंदना लूथरा, एनी अदर? और कौन बताएगा?